सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपके लेसन 3 कंप्लीट हो चुके थे। आज लेसन 4th स्टार्ट करेंगे और 4th लेसन का नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। लेसन 4th का नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, इसे स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। देखिए, इस लेसन में अपन ये देखेंगे कि पादपों में जनन की कौन कौन सी विशेष या स्पेशल विधियां पाई जाती हैं, टेक्निक्स पाई जाती हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि पौधों में ज्यादातर जो जनन होता है वो या तो कायिक होता है या फिर लैंगिक होता है। ज्यादातर पौधों में जनन की जो विधियां पाई जाती हैं वो या तो कौन सी होती हैं, या तो कायिक जनन विधि होती है या फिर दूसरी कौन सी होती है, लैंगिक विधि होती है। लेकिन ये देखा गया कि जब बिना निषेचन के ही निषेचन क्रिया नहीं होती है और बिना निषेचन के नए पौधे का विकास हो जाता है, तो उन विधियों के द्वारा जिनमें बिना निषेचन के नया पौधा विकसित होता है, ऐसी विधियों को अपन पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि पौधों में अधिकांशतः या तो कायिक जनन होगा या फिर लैंगिक जनन होगा। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। निषेचन की क्रिया न होने के बावजूद भी नए पौधे का विकास हो जाता है। तो जिन विधियों के द्वारा उस नए पौधे का विकास होता है, उन विशेष विधियों को कहते हैं जनन की विशिष्ट विधियां। कुछ वैज्ञानिक इन विशिष्ट विधियों को अलैंगिक जनन भी कहते हैं। सामान्यतः जो विशिष्ट विधियां हैं पादपों में, ये 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। तो मैं ये कहूं कि पादपों में जनन की जो विशिष्ट विधियां होती हैं वो कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की हैं, जिसमें फर्स्ट है असंग जनन, सेकंड दे रखा है इसमें अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। तीसरा जो दे रखा है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। और तीसरा है 4 नंबर की जो विधि है वो है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार से जनन की ये 4 विशिष्ट विधियां पाई जाती हैं। इनमें देखिए, जो असंजनन होता है इसे एपोमिक्सिस कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। इसे एगेमोस्पर्मी कहते हैं,
गेमोस्पर्मी कहते हैं। इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्लियर? ये 4 विधियां हैं। बड़ा पॉइंट आता नहीं है बोर्ड में, इसमें छोटा क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कंपटीशन लायक भी पर्सन आ जाते हैं इसमें। तो इन 4 पॉइंटों को अपन अलग अलग प्रकार से देखें। सबसे पहले लेते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, और फर्स्ट पॉइंट का नाम है असंजनन, जिसे अपन एपोमिक्सिस कहते हैं। देखो, असंजनन किसे कहते हैं? एक व्यक्ति था हैंस विंकलर, व्यक्ति का नाम है हैंस विंकलर, ये व्यक्ति का नाम है। और हिंस विंकलर जो है वो इस असंजनन की परिभाषा देता है। परिभाषा में क्या बताता है? परिभाषा में यह बताता है कि लैंगिक जनन का एक ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापित होना जिसमें असूत्री विभाजन भी ना हो और निषेचन क्रिया भी ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी पौधा विकसित हो जाए। तो ऐसे विशेष जनन को क्या कहा उसने? असंजनन। दोबारा बोल रहा हूं मैं। हैंस विंकलर एक वैज्ञानिक थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने असंजनन को परिभाषित किया था, इसकी परिभाषा दी थी। और इन्होंने परिभाषा में यह बताया था कि पादपों में पाए जाने वाले लैंगिक जनन का एक ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाए, यानी लैंगिक जनन के स्थान पर एक ऐसी विधि का उपयोग किया जाए जिसमें ना तो असूत्र विभाजन हो और ना निषेचन हो, और फिर भी एक नए पौधे का निर्माण हो जाए। तो सीधी सी बात यह है कि पौधों में पाए जाने वाली ऐसी विधि जिसमें बिना असूत्री विभाजन और बिना निषेचन के ही एक नए पौधे का विकास हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? असंजनन। प्रिय छात्रों, आपको पता है कि जब लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के समय नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं, और दोनों जननांगों में असूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। आपको पता है जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, और वो अगुणित युग्मक आपस में संलयन करके द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, और उन युग्मकों के आपस के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? अपन निषेचन कहते हैं। इसका मतलब है कि उन लैंगिक जनन करने वाले पादपों में असूत्री विभाजन भी होता है और निषेचन भी होता है। यदि ये 2 क्रियाएं होती हैं तो वो हो जाता है लैंगिक जनन। तो हैंस विंकलर ये कहता है कि ना तो असूत्री विभाजन हो और ना निषेचन हो, इसका मतलब लैंगिक जनन नहीं होगा, और फिर भी उनमें नए पौधे का निर्माण हो जाए। ऐसे विशेष जो जनन की विधियां होती हैं उनको कहते हैं असंजनन। क्लियर? अब इस परिभाषा के अनुसार असंजनन 2 प्रकार का होता है। ठीक है? हैंस विंकलर परिभाषा ये कहता है कि लैंगिक जो जनन होता है, सामान्य जो लैंगिक जनन होता है जिसमें असूत्री विभाजन भी हो और निषेचन भी हो, तो लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन का मतलब उसको हटा करके उसकी जगह आ जाए, का प्रतिस्थापन ऐसी विधि से किया जाए, ऐसी विधि से किया जाए जिसमें क्या नहीं हो, यानी उस विधि में क्या नहीं हो? असूत्री विभाजन व निषेचन। असूत्री विभाजन व निषेचन लैंगिक जनन है, और उस लैंगिक जनन के स्थान पर ऐसी विधि लाई जाए
और उस विधि में ना तो अपसूत्र विभाजन और ना निषेचन हो, निषेचन न हो, तो ऐसे जनन को या ऐसी विधि को क्या कहते हैं अपन? असंग जनन। सीधी सी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि बिना युग्मकों के निर्माण और बिना निषेचन के जब नए पौधे का निर्माण होता है या विकास होता है तो उसे क्या कह देते हैं? असंग जनन। अब ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अनुसार दो प्रकार का असंग जनन आता है, और इस परिभाषा के अनुसार बता रहा हूं मैं। अब दो प्रकार का असंग जनन कौन कौन सा होगा? इसमें पहला आता है बीजाणुद्भिद असंग जनन। तो इसका मतलब इस परिभाषा के अनुसार पहला टाइप आता है वो है बीजाणुद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन। इसी असंग जनन को अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है अपस्थानिक भ्रूणता। क्या कह रहा हूं मैं? हैंस विंकलर ने जो परिभाषा दी थी, उस परिभाषा के अनुसार असंग जनन दो प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट आता है बीजाणुद्भिद असंग जनन, और इस बीजाणुद्भिद असंग जनन को अपस्थानिक भ्रूण भी कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये बीजाणुद्भिद असंग जनन किसे कहते हैं? देखो, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है। बीजाणुद्भिद आपको पता है द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित। असंग जनन का मतलब मैंने क्या बताया कि इसमें असूत्र विभाजन और बिना निषेचन के क्या हो रहा है? नए पौधे का निर्माण हो रहा है। तो आपको अपन ये देख सकते हैं कि जो बीजांड होता है, जो बीजांड होता है, बीजांड में आपको पता है द्विगुणित कोशिका कौन कौन सी होती हैं? एक तो बीजांड काय की कोशिका द्विगुणित होती है, और एक अध्यावरण। ये बीजांड की स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, एक तो बीजांड काय और एक अध्यावरण जो भाग होता है उसकी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, और उन द्विगुणित कोशिकाओं से, चाहे वो बीजांड काय की हो चाहे वो अध्यावरण की हो, इनकी कोशिकाओं से, इन दोनों की जो कोशिकाएं होंगी, और कोशिकाएं आपको पता है कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी, क्योंकि आपको पता है ये जो भाग है, ये जो भाग है वो क्या है? द्विगुणित। ये द्विगुणित होगा तो इसकी कोशिकाएं भी क्या होंगी? द्विगुणित। और ये कोशिकाएं आगे चल करके किस में बदल जाए? भ्रूण में, और भ्रूण एक नए पादप में क्या हो जाए? विकसित हो जाए। नए पौधे में क्या हो जाए? विकसित। यह भ्रूण भी क्या होगा? द्विगुणित होगा। क्लियर? ये भ्रूण आगे चल करके बीजाणुद्भिद का निर्माण कर देगा। तो अब यहाँ देखो आप, एक डायरेक्ट बीजांड काय और अध्यावरण की जो कोशिका है वो किस में बदल रही है? भ्रूण में। अब इसमें ना तो असूत्र विभाजन हुआ और ना निषेचन हुआ, और बल्कि नए पौधे का निर्माण हो गया। तो ऐसा यदि पाया जाता है तो उसे क्या कह देते हैं अपन? बीजाणुद्भिद असंग जनन। तो सीधी परिभाषा ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के असंग जनन में भ्रूण का निर्माण बीजांड काय या अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से हो सकता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी पौधे में भ्रूण का निर्माण द्विगुणित बीजांड काय और अध्यावरण की किसी कोशिका से होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। सेकंड जो प्रकार आता है, और सेकंड प्रकार क्या है? सेकंड है युग्मकोद्भिद असंग जनन। ये बीजाणुद्भिद असंग जनन था, और ये क्या है? ये है युग्मकोद्भिद असंग जनन। अब देखिए, युग्मकोद्भिद असंग जनन किसे कहते हैं? देखिए, बीजांड के अंदर ये भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश में ये 3 कोशिकाएं होती हैं। ये 3 कोशिकाएं हैं, और ये प्रतिमुखी कोशिका है, और ये क्या है? केंद्रीय कोशिका है। क्लियर? अब आपको पता है कि भ्रूणकोश की जो कोशिकाएं होंगी वो कोशिकाएं क्या होती हैं? अगुणित।
क्या होती है, अगुणित। क्लियर। ध्यान रखना ये भी दो प्रकार का हो जाता है। फिर युग्म कोद्भिद असंग जनन भी कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। एक होगा अनिषेक जनन, एक होता है अनिषेक जनन और एक होता है अपयुग्मन। इसे पार्थेनोजेनेसिस और इसको कहते हैं एपोगेमी। इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस और इसे कहते हैं एपोगेमी। तो पार्थेनोजेनेसिस किसे कहेंगे और एपोगेमी किसे कहेंगे, ये देखना आप। देखो ये भ्रूणकोश है, क्या है ये, भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश की जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी, अगुणित। अब भ्रूणकोश की कोशिकाओं से भ्रूण बनेगा, इस भ्रूणकोश की कोशिकाओं से भ्रूण बनेगा, तो बनने वाला भ्रूण भी क्या होगा, अगुणित, क्योंकि कोशिकाएं क्या है, अगुणित है। जबकि बीजाणुद्भिद में मैंने ये बताया था कि बीजांडकाय और अध्यावरण की कोशिका क्या है, द्विगुणित। तो उन कोशिकाओं से बनने वाला भ्रूण भी क्या होगा, द्विगुणित होगा। यहां पर देखिए ये अंड कोशिका है, ये क्या है, अंड कोशिका। ठीक है। अब अंड कोशिका आपको पता है कि मादा युग्मक होता है। जब भ्रूणकोश की जो अंड कोशिका है और इस अंड कोशिका से बिना निषेचन के, इसका क्या नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, अर्थात इस अंड कोशिका से नर केंद्रक का संलयन नहीं हुआ और बिना निषेचन के ही, बिना संलयन के ही ये अंड कोशिका सीधी बदल गई किसमें, भ्रूण में। किसमें बदल गई, भ्रूण में। आपको पता है ये अंड कोशिका क्या है, अगुणित है, निषेचन इसमें हुआ नहीं, तो फिर अगुणित कोशिका किसमें बदल गई, भ्रूण में। तो भ्रूण भी क्या होगा, अगुणित। तो जब भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका सीधे भ्रूण में बदल जाती है या सीधे नए पौधे में बदल जाती है, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे छात्रों, अनिषेक जनन। कोई दिक्कत यहाँ तक, या अपन ये कह सकते हैं कि अनिषेचित अंड कोशिका से भ्रूण का विकसित होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। अब इसका मतलब ये हुआ, ये चीज तो ये आ गई। अब बच गई कौन सी, ये सहायक कोशिका बच गई। दोनों तो क्या बच गई, सहायक कोशिका। और दोनों सहायक कोशिका भी क्या होती हैं, अगुणित। इधर ये क्या बच गई, प्रतिमुखी कोशिका, ये भी क्या है, अगुणित है। यदि मान लीजिए इस अंड कोशिका के अलावा, इसके अलावा बाकी कोशिकाओं से यदि भ्रूण विकसित होता है, तो उस स्थिति को अपन क्या कह देते हैं, अपयुग्मन कह देते हैं। तो युग्म कोद्भिद जो असंग जनन है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अनिषेक जनन और एक होता है अपयुग्मन। यदि अनिषेचित अंड कोशिका से सीधा भ्रूण का विकास होता है तो वो कहलाता है अनिषेक जनन, और यदि अंड कोशिका के अलावा किसी अगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होता है तो उसे कहते हैं अपयुग्मन। यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर। ये तो हो गया हेंस विंकलर की परिभाषा के अनुसार असंग जनन के दो प्रकार। क्लियर। अब आता है एक बॉटनिस्ट था और उसका नाम है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, इन्होंने पुष्पे पादपों में जनन का अध्ययन किया था। पुष्पे पादपों में किसका अध्ययन किया था, जनन का। और इस पंचानन माहेश्वरी ने यह बताया कि जो असंग जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अनावर्ती असंग जनन और एक होता है पुनरावर्ती असंग जनन। इसका मतलब ये हुआ कि जो पंचानन माहेश्वरी है इसके अनुसार असंग जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अनावर्ती, एक होता है अनावर्ती असंग जनन और सेकंड होता है
पुनरावर्ती असंजनन। ये दो प्रकार किसने बताए? पंचानन माहेश्वरी ने बताए। पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन के दो प्रकार बताए। एक कौन सा बताया? एक बताया अनावर्ती असंजनन और एक कौन सा बताया? पुनरावर्ती असंजनन। क्लियर? अब यहाँ पर अध्ययन के लिए सभी प्रकार के असंजननों को चार भागों में बांटते हैं, चार प्रकार से उनका अध्ययन करते हैं। देखो, पहला प्रकार तो मैंने किसके आधार पर बताया? हेंस विंकलर की परिभाषा के अनुसार। ठीक है। दूसरा मैंने किसके अनुसार बताया? पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। अब इन सबको मिलाकर के असंजनन कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। ठीक है। और चार प्रकार में पहला आता है, देखो चार प्रकार में पहला लेते हैं अनावर्ती असंजनन। अनावर्ती असंजनन, इसे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस भी कहते हैं। देखो, अनावर्ती असंजनन का मतलब यह है, इस विधि में बताया गया है, इस असंजनन में बताया गया है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, मेगास्पोर मदर सेल। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अध्ययन अपन पढ़ चुके हैं सेकंड लेसन में, और उसमें बताया हुआ है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से चार गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? चार। चार में तीन नष्ट हो जाते हैं, एक शेष बचता है और वो ही आगे विभाजन करता है, जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। यहाँ पर बातें चल रही हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है और इस मात्र कोशिका में विभाजन होता है कौन सा? अर्धसूत्री। आपको पता है ये गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुणसूत्रीय दृष्टि से ये कोशिका होती है द्विगुणी। यहाँ पर इसमें कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो आपको पता है कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? आधी, अगुणित अवस्था आ गई। और इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन जाता है? अगुणित भ्रूणकोश। क्या बन जाता है छात्रों? अगुणित भ्रूणकोश बन जाता है, अर्थात भ्रूणकोश बनता है और उसकी स्थिति क्या होती है? एन होती है। एन किसके कारण से हुई? अर्धसूत्री विभाजन के कारण से हुई। अब भ्रूणकोश बना है तो भ्रूणकोश आपको पता है, भ्रूणकोश के यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो यही तो डायग्राम है भ्रूणकोश का, आपको भी आता होगा। ये 3 कोशिकाएं हैं, ये 3 कोशिका जो अंड समुच्चय कहलाती हैं, और ये क्या कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिका। ये क्या होता है? द्वितीय केंद्रक। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको पता है ये अनावर्ती असंजनन है, ये 2 प्रकार का हो जाएगा। 2 प्रकार का कौन कौन सा हो जाएगा? वही बात अभी मैंने पीछे बताया था आपको, और पीछे युग्म कोद भी थे असंजनन में बताया था, हेंस विंकलर की परिभाषा के अंदर पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि भ्रूणकोश की अंड कोशिका से यदि भ्रूण बनता है तब वो कहलाता है अनिषेचन, और अंड कोशिका को छोड़कर बाकी कोशिकाओं से यदि भ्रूण बनता है तो उसे कहते हैं अपयुग्म। ये तो बताया था मैंने, क्लियर? तो यहाँ भी वही कंडीशन आएगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन तो ये आती है कि ये अंड कोशिका है। क्या है ये? अंड कोशिका। क्योंकि आपको बताया था मैंने
कि 3 कोशिकाओं का जो बीजांड द्वार की ओर समूह होता है वो क्या कहलाता है? अंड समुच्चय। और अंड समुच्चय में बीच वाली कोशिका, मध्य वाली कोशिका क्या कहलाती है? वो कहलाती है अंड कोशिका। अब ये अंड कोशिका सीधी किसमें बदल गई? भ्रूण में बदल जाएगी। किसमें बदल जाए? भ्रूण में। तो जब भी अगुणित भ्रूणकोश की अंड कोशिका बिना निषेचित हुए किसमें बदल जाए? भ्रूण में बदल जाए तो इसे कहते हैं अगुणित अनिषेक जनन। अगुणित अनिषेक जनन। क्लियर? यानी यहाँ पर केवल इतना ही अंतर है, वहां पर मैंने केवल अनिषेक जनन लिखा था, यहाँ क्या वो लगा दिया? अगुणित। क्योंकि ये आपको पता है अंड कोशिका क्या होती है? एन होती है। बिना निषेचन के भ्रूण में बदली तो ये भी क्या है? एन है। क्लियर? अब बाकी बच गई, ये सहायक कोशिका बच गई, ये प्रतिमुखी कोशिका बच गई। तो इसका मतलब इन बाकी कोशिकाओं से, यदि इन बाकी कोशिकाओं में क्या है? सहायक कोशिका। क्या है? सहायक कोशिका। ठीक है। इधर ये क्या है? इधर ये सारी प्रतिमुखी कोशिका। ये क्या है? प्रतिमुखी कोशिका। ये भी तो अगुणित ही है, क्योंकि पूरा भ्रूणकोश ही क्या है? अगुणित। इन सहायक कोशिकाओं और प्रतिमुखी कोशिकाओं से यदि भ्रूण का निर्माण हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अनावर्ती असंजनन है वो 2 प्रकार का हो गया, अनिषेक जनन और अपयुग्मन प्रकार का। यदि अनिषेचित अंड कोशिका से भ्रूण बनता है तो वो कहलाता है अगुणित अनिषेक जनन। और यदि भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की अंड कोशिका के अलावा किसी भी कोशिका से बनता है तो वो कहलाता है अगुणित अपयुग्मन। क्लियर? इस बात का अध्ययन 1928 में जॉर्ज जेनसन नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। यानी इस पूरी बात का अध्ययन, जो अगुणित अनिषेक जनन, अगुणित अपयुग्मन, इस बात का जो अध्ययन है वो 1928 में। तब की बातें हैं ये। 1928 में, ये 1928 है, इसमें जॉर्ज जेनसन द्वारा, किसके द्वारा? जॉर्ज जेनसन के द्वारा किया गया। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर? अब आता है दूसरा, पुनरावर्ती असंजनन। ये तो हो गया अनावर्ती असंजनन। दूसरा आता है, ये देखिए, जो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार अपन ने 2 टाइप थे, उनमें भी ये पहला टाइप था अनावर्ती असंजनन। अब दूसरा जो टाइप है वो ये है वो है पुनरावर्ती असंजनन। इसे करंट एपोमिक्सिस कहते हैं। पुनरावर्ती असंजनन को ही युग्मकोद्भिद असंजनन भी कह सकते हैं। और इस असंजनन में असूत्र विभाजन, ये जो पुनरावर्ती असंजनन होता है, इसमें क्या होता है कि जो असूत्र विभाजन होता है, ये असूत्र विभाजन कई बार कंप्लीट नहीं होता, पूर्ण नहीं होता है। यानी किसी कारण से असूत्र विभाजन कंप्लीट नहीं होता है, और कंप्लीट नहीं होने के कारण जो मादा युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद कह दो या गुरु बीजाणु कह दो, इस मादा युग्मकोद्भिद को अपन क्या कह सकते हैं? गुरु बीजाणु। मैं क्या कह रहा हूं कि जब मादा युग्मकोद्भिद या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है उस समय अपसूत्री विभाजन होगा, लेकिन वो अपसूत्री विभाजन सही तरीके से पूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। जब अपसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आदि प्रॉपर नहीं हो पाएगी।